The mobilization of the common people throughout the country will create a vast sea in which to drone the enemy, create the conditions that will make up for our inferiority in arms and other things, and create the prerequisites for overcoming every difficulty in war. To wish for victory and yet neglect political mobilization is like wishing to go south by driving the chariot north, and the result would inevitably to be forfeit victory. अर्थात पूरे देश के लोगों के मोबिलाइजेशन से, उनकी लामबंदी से ऐसे विशाल समुद्र का निर्माण होगा जिसमें हम अपने शत्रु को आसानी से डुबा देंगे। ऐसी स्थितियां बनाई जाएंगी कि उनसे हथियारों और अन्य सैन्य आवश्यकताओं की दृष्टि से हमारी कमी की भरपाई भी हो सकेगी, और जो हमें जंग के दौरान आने वाली सभी कठिनाइयों से उबरने में भी आवश्यक होगी। हम कम्युनिस्टों की जीत की इच्छा रखें और पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन न करें तो यह बिल्कुल ऐसा ही है कि हम दक्षिण दिशा में जाने के लिए अपनी गाड़ी उत्तर दिशा की ओर लेकर जाएं, और फिर इसका केवल एक ही परिणाम संभव हो सकता है, वह है कम्युनिस्टों का जीत से वंचित रह जाना। नमस्ते, आप देख रहे हैं द नैरेटिव वर्ल्ड चैनल और हमारी इस खास पॉडकास्ट सीरीज कम्युनिस्ट आतंकवाद, अंडरस्टैंडिंग स्ट्रैटेजी एंड टैक्टिक्स ऑफ माओइस्ट वॉर अगेंस्ट भारत में मैं ऐश्वर्य पुरोहित आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूँ। मित्रों, अब तक आप ये जान ही चुके हैं कि कम्युनिस्टों ने भारत के विरुद्ध एक सशस्त्र जंग छिड़ी हुई है। बस उन्होंने अपना नाम नक्सली रखकर हमें भ्रम में रखा है, और इस पॉडकास्ट सीरीज में हम उनकी जिन स्ट्रैटेजीज और टैक्टिक्स को समझने का प्रयास कर रहे हैं वे इसी युद्ध के दांवपेच भी हैं। और जैसे जैसे हम इस पॉडकास्ट सीरीज में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमें यह समझ में आता जाएगा कि जंगलों में चल रही गोलीबारी तो केवल जंग का एक पहलू है। मुख्य पहलू तो लोगों को मोबिलाइज करने से जुड़ा है, लोगों को भड़काने से जुड़ा है। इस एपिसोड की शुरुआत में आपने चीन के कम्युनिस्ट तानाशाह माओ का एक कोट सुना जिसमें उसने युद्ध से ज्यादा लोगों को भड़काने की बात पर बल दिया है। इसी आधार पर बहुत से हथकंडों से हमारे समाज में अस्थिरता और संघर्ष भी पैदा किए जा रहे हैं। इसके उदाहरण भी हम अपने चारों ओर देख सकते हैं। पर इस रणनीति को अपनाने से पहले उन्होंने अपनी स्थिति का भी बारीकी से आकलन किया कि उनकी कमजोरी क्या है और कैसे वे भारतीय समाज में नई नई कमजोरियां पैदा कर और फिर उसका फायदा उठा अपनी कमजोरियों को अपनी स्ट्रेंथ में बदल सकते हैं। आपने पिछले एपिसोड्स में क्लास एनालिसिस के बारे में जाना कि कैसे समाज में हर किसी को एक दूसरे के विरुद्ध भड़काकर आंतरिक अस्थिरता की भूमि तैयार की जा रही है। पर इन सब का मूल उद्देश्य है एक, केवल एक, वह है लंबी जंग को चलाने के लिए, प्रोट्रैक्टेड वॉर को चलाने के लिए फ्यूल की अवेलेबिलिटी को एश्योर करना। वास्तव में रूस के अक्टूबर रिवॉल्यूशन या चीन के कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन दोनों की ही तरह इनका मूल उद्देश्य भी भारत की संवैधानिक सरकार को संविधान सहित उखाड़ फेंक कर उसकी जगह कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप को स्टैब्लिश करना है। ये कम्युनिस्ट बड़ी स्पष्टता के साथ कहते हैं कि whatever the forms assumed by the communist wars in various countries, the content remains the same. That is the seizure of power by armed force. यानी कम्युनिस्ट युद्ध अलग अलग देशों में चाहे कोई भी स्वरूप क्यों न धारण करे, पर उसका मूल तत्व हमेशा समान रहता है और वह होता है सशस्त्र बल से सत्ता पर कब्जा करना। तो चलिए हम जरा भारत के कॉन्टेक्स्ट में इस कम्युनिस्ट युद्ध को समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात तो यही है कि their path is only the path of protracted war as enunciated by communist dictator माओ त्से-तुंग। मतलब उनका केवल एक ही पाथ है। माओ त्से-तुंग का हमेशा ये कहना था कि आप जंग को जितनी लंबी चला सको उतनी लंबी चलाओ। तो उसी रास्ते पर चलते हुए भारत के भी ये कम्युनिस्ट प्रोट्रैक्टेड वॉर की रणनीति को अपनाते हुए चल रहे हैं। हालांकि उन्होंने रूसी कम्युनिस्ट तानाशाहों लेनिन और स्टालिन दोनों से ही युद्ध का काफी थ्योरेटिकल बैकग्राउंड लिया है। माओ की तरफ वो केवल स्ट्रैटेजिक मामलों में देखते हैं। अब हम आते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट बात पर जो जुड़ी है भारत में कम्युनिस्टों के हालातों से। स्ट्रैटेजी एंड टैक्टिक्स ऑफ द इंडियन रिवॉल्यूशन के अनुसार भारत में इस कम्युनिस्ट युद्ध की रणनीतियों को निर्धारित करने वाली 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इनमें पहली है कि भारत एक सेमी कॉलोनियल और सेमी फ्यूडल सोसाइटी है क्लास एनालिसिस के अकॉर्डिंग, जहां पर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट की अनइवन कंडीशंस मौजूद हैं।
इसके अलावा 1960 के दशक में और 1940 के दशक में भी कम्युनिस्टों ने भारतीय किसानों को आसानी से भड़का लिया था। तो ये एक जो स्थिति है वो कम्युनिस्टों की बड़ी मुफीद स्थिति है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक यह है कि भारत की सरकार शक्तिशाली है, इसके पास एक सेंट्रलाइज्ड स्टेट मशीनरी है और एक वेल इक्विप्ड मॉडर्न आर्मी भी है। तीसरा फैक्टर है द कम्युनिस्ट पार्टी और द गोरिल्ला आर्मी। इन दोनों की स्थिति भारत में कमजोर है। और चौथी स्थिति तो निश्चित तौर पर किसी भी देश मतलब को नागवार गुजरेगी, कम्युनिस्टों के अकॉर्डिंग वह है कि भारत देश सीमावर्ती प्रदेशों के लोगों के लिए एक जेल की तरह है, जिनमें कश्मीर भी शामिल है, जिनमें पूर्वोत्तर के हमारे बंधु भी शामिल है। तो इनकी स्थिति के अनुसार, इन चारों स्थिति के अनुसार वे अपनी स्ट्रैटेजी का निर्माण करते हैं। तो हम बात करते हैं पहली कैरेक्टरिस्टिक के अनुसार उनकी स्ट्रैटेजी क्या है। तो क्योंकि भारत में अनइवन इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट की स्थिति है, इसीलिए कम्युनिस्ट अकॉर्डिंग भारत में एक मजबूत सर्वहारा वर्ग मौजूद है और जिसे आसानी से मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म और माओइज्म की विचारधारा में भड़काया जा सकता है। इसके अलावा किसानों के आंदोलनों के इतिहास को देखते हुए कम्युनिस्ट का यह मानना है कि भारत में जमीन और राजनीतिक शक्ति के लिए किसानों को युद्ध में भड़काया जा सकता है और यह एक ऐसा फैक्टर है जिसे कम्युनिस्ट पार्टी को बहुत प्रभावशाली रूप से उपयोग में लाना होगा, जिससे भारत में किसानों को भड़काया भी जा सके और उन्हें संगठित भी किया जा सके। और चूंकि ज्यादातर किसान ग्रामीण परिवेशों में रहते हैं, इसीलिए कम्युनिस्ट कहते हैं this means revolutionary war has to begin in those regions that are relatively more backward and where the social contradictions are sharp. यही कारण है कि वे बस्तर, झारखंड, उड़ीसा आदि के जनजातीय इलाकों में भी घुसकर बैठे हुए। इसके अलावा एक और बात यह है कि ऐसे इलाकों में, ग्रामीण परिवेशों में कहें चाहे वनांचलों में कहें, वहां पर भारतीय सेना की स्थिति शहरों की अपेक्षा में थोड़ी सी कमजोर है, ऐसा कम्युनिस्ट कहते हैं। और इसीलिए उनके लिए ये सभी जगहें अपनी गुरिल्ला आर्मी को संगठित करने के लिए बड़ी मुफीद होती हैं। यदि हम दूसरी कैरेक्टरिस्टिक यानी इस पर बात करें कि भारत की मजबूत और विशाल सेना के समक्ष वे कैसे टिकेंगे, तो उनकी एक ही स्ट्रैटेजी है। वे लिखते हैं, इट ऑल्सो वार्न्स अस अगेंस्ट एंगेजिंग इन स्ट्रैटेजिकली डिसिसिव बैटल्स विद द एनिमीज आर्म्ड फोर्सेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसका मतलब ये कोई निर्णायक युद्ध नहीं चाहते भारत की सेना के साथ, जबकि वे इसे गुरिल्ला वॉरफेयर के माध्यम से एक एक करके, एक एक सिपाही को मार के, एक एक पग आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक थी भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन का कमजोर होना, भारत में कम्युनिस्टों की स्थिति का, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थिति का कमजोर होना। तो इसके जवाब में जो माओ का सबसे पहला कथन हमने सुना था, द मोबिलाइजेशन ऑफ द कॉमन पीपल थ्रू आउट द कंट्री विल क्रिएट अ वास्ट सी इन विच टू ड्रॉन देम। तो इस रणनीति के अनुसार वे ऐसी स्थिति निर्मित करना चाहते हैं जिसमें लोगों को पॉलिटिकली मोबिलाइज किया जा सके, ताकि अस्त्र शस्त्र में, हथियारों में और सैनिकों की संख्या के मामले में कम्युनिस्टों की जो कमी है वो उनके रास्ते में न आए, और इसके साथ ही साथ उन्हें युद्ध में आने वाली और भी कठिनाइयों का सामना करने में मदद मिली। और जो चौथी बात आई थी नेशनलिटीज को लेकर, जिसके अनुसार सीमावर्ती प्रदेशों के लोगों पर भारत की सरकार ने अत्याचार किए हैं और भारत की सरकार उनके लिए जेल के समान है। तो उसके अकॉर्डिंग वे कहते हैं कि इसीलिए ये सीमावर्ती प्रदेश कम्युनिस्टों के लिए रेड कॉरिडोर एस्टैब्लिश करने की बहुत ही उपयुक्त जगह हैं, और इस तरीके से हम भारत को चारों तरफ से घेरते हुए भारत की सरकार को उखाड़ फेंकने की अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं। ऐसा वे कर भी रहे हैं। इसके अलावा ये बातें हुई कुछ स्ट्रैटेजीज की। आगे के चैप्टर्स में हम इन स्ट्रैटेजीज पर डिटेल में बात करेंगे कि आखिर वे लोग, उन लोगों ने जंगलों में शरण क्यों ली, उन लोगों ने अपनी स्ट्रैटेजीज पर काम कैसे किया। बट उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्ट्रैटेजी के अलावा केवल स्ट्रैटेजी पर काम करने के बजाय उन्होंने कुछ स्ट्रैटेजिक स्टेजेस तैयार किए, जिनमें एक एक चरण में एक एक स्ट्रैटेजी का वे उपयोग करेंगे। तो
क्योंकि ये प्रोट्रैक्टेड पीपल्स वॉर की शैली में वे लड़ रहे हैं, इसलिए उनके अनुसार इस युद्ध के 3 चरण हैं। पहला है स्टेज ऑफ स्ट्रैटेजिक डिफेंसिव, मतलब रणनीतिक रूप से रक्षात्मक रहना। दूसरा है स्टेज ऑफ स्ट्रैटेजिक स्टालमेट, यानी गतिरोध की रणनीति, जहां पर सरकार को उसके कार्यों से रणनीति पूर्वक रोका जाए। और तीसरा है स्टेज ऑफ स्ट्रैटेजिक ऑफेंसिव, यानी जहां पर आक्रमण की रणनीति अपनाई जाए। निश्चित तौर पर ये तीनों स्टेजेस क्रमिक हैं, जिनमें पहला स्टेज होगा स्ट्रैटेजिक डिफेंस का, दूसरा होगा स्टेज स्ट्रैटेजिक स्टालमेट का, और तीसरा होगा स्टेज ऑफ स्ट्रैटेजिक ऑफेंस का। तो इस प्रकार नक्सलियों ने भारत में अपनी हालातों को, अपनी स्थिति को देखते हुए और भारत सरकार और भारत की मजबूत सैन्य शक्ति को देखते हुए अपनी रणनीतियों के लिए कुछ मूल सिद्धांत तैयार किए हैं। इसके अलावा उन रणनीतियों पर काम करने के लिए कुछ चरण भी अपनाए हैं। हालांकि ये हमारे आगे के एपिसोड्स का विषय होंगे, और इसीलिए आज अपनी बात को अधिक लंबा न खींचते हुए मैं आप सभी से विदा चाहता हूँ, आपसे विदा लेता हूँ। आपका प्यार हमेशा बना रहे। हम अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे अगले शनिवार रात 9 बजे, जहाँ पर हम बात करेंगे स्ट्रैटेजिक एरियाज पे, जहाँ पर उन्होंने अपने बेस कैंप्स बनाकर रखे हैं। नमस्ते।